Okay, dear and sweet students, good morning and Assalamu alaikum. I'm Dr. Saidullah Jan from Physics Department, Islamia College, Peshawar. It is the continuity of Chapter 6 about fluid dynamics. In today's lecture, we will study equation of continuity. What equation of continuity is? According to this, the product of speed of fluid and area of cross section through which fluids are flowing is always constant. Speed of the fluid multiplied by area of cross section through which the fluid is flowing, ये हमेशा constant रहेगा. यानी अगर हम स्पीड ऑफ द फ्लूइड को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. जहाँ पर एरिया बड़ी होगी वहाँ पर स्पीड छोटी होगी, जहाँ पर एरिया छोटी होगी वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी फ्लूइड की. लेकिन जो प्रोडक्ट हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इसका ये मतलब है. दूसरा यानी ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट. ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसमें फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है. वी जो है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है या स्पीड ऑफ द फ्लूइड है. अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो तो वो कांस्टेंट आएगा. और हम इसको इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं, सेम मास ऑफ फ्लूइड will flow through each cross section area of a pipe per unit time. अगर एक पाइप है या कोई और चीज़ है इर्रेगुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है तो उसमें हर पॉइंट पर यूनिट टाइम में सेम मास गुजरेगा. हर पॉइंट पर यूनिट टाइम में सेम मास गुजरेगा. मतलब ये हुआ कि अगर बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें 5 किलोग्राम एक सेकंड में गुजरता है तो छोटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी वही 5 किलोग्राम एक सेकंड में निकलेगा. ये है इसका मतलब. सो टाइम रेट ऑफ मास फ्लोइंग इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये भी आपके पास क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट है. दूसरा क्या है? तीसरा डिफिनीशन उसका क्या है या तीसरा स्टेटमेंट क्या है? सेम वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड विल फ्लो थ्रू ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप पर यूनिट टाइम. सेम वॉल्यूम, एक ही चीज़ है. ये जो ऊपर से आ रहे हैं तीनों एक दूसरे को सपोर्टिंग है. सेम वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड विल फ्लो थ्रू ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप पर यूनिट टाइम. बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, 1 गैलन का पानी 1 सेकंड में गुजरता है तो छोटे में भी 1 गैलन का पानी 1 सेकंड में गुजरेगा. ये है कि सेम वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड विल पास थ्रू ईच सेक्शन ऑफ इर्रेगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ यूनिट टाइम. ये है आपके पास इक्वेशन इन रो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. यहाँ पर ये वाली भी जो है ये बेसिकली वॉल्यूम के लिए है. किसके लिए है? वॉल्यूम के लिए. अब हम आते हैं इसकी डेरिवेशन की तरह. डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इसके लिए कंसिडर अ पाइप ऑफ इर्रेगुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये देखो, अगर आप देखें पाइप ऑफ इर्रेगुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है थ्रू विच आइडियल फ्लूइड्स आर फ्लोइंग, जो कि आपको ये दिखा दिया गया है. ये देखो, ये एरिया A1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यूनिफॉर्म है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंथ डेल्टा x1 है. ये दूसरा नैरो थ्रोट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिफॉर्म है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल्टा x2. और यहाँ पर स्पीड v1 है फ्लूइड का, यहाँ पर स्पीड है v2 किसका? फ्लूइड का. ये देखो, ये इर्रेगुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पाइप है जिसमें ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ी है, A1 है. यहाँ पर जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो V1 है और ये दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और यहाँ पर स्पीड जो है V2 है. सो यू हैव गॉट इर्रेगुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप थ्रू विच द फ्लूइड्स आर फ्लोइंग. So this is the bigger area of cross section A1 through which
the fluid velocity is v1, and here is a smaller cross sectional area through which the speed of the fluid is v2. So you consider a pipe of irregular area of cross section of ideal fluid flowing through which ideal fluids are flowing. Suppose v1 be the speed of the fluid through a1 as we have shown over here, and v2 distance traveled by the fluid through a1 ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है इस इज इक्वल टू वी टी। तो ये हमने इसकी जगह डेल्टा x1 ले लिया है, तो क्या आ जाएगा डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 डेल्टा टी आ जाएगा। यानी फ्लूइड यहाँ इस एरिया से यहाँ तक आने में, जहाँ तक यूनिफॉर्म है ये a1, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो किसके बराबर है, डेल्टा x1 इज इक्वल टू, so delta x1 is equal to v1 delta t, and the volume of the fluid through area a1 is, the volume of the fluid through area a1 is delta v1 is equal to a1 delta x1, which will come out to be a1 v1 delta t. So delta v1 is equal to a1 delta x1, that comes out to be a1 v1 delta t. a1 वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर होता है, ये देखो, ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाई दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाई दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। किसके है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड के बराबर होते हैं। तो डेल्टा v1, ये डेल्टा v1 यहाँ पर वॉल्यूम के लिए है a1 डेल्टा x1, तो a1 v1 वेलासिटी है और ये डेल्टा t आ जाएगा, बिकॉज डेल्टा x1 आपने ऊपर देखा है कि v1 डेल्टा t के बराबर है। एंड द मास फ्लोन थ्रू इट इज़, यानी a1 पे जो मास फ्लो करता है वो कितना है, तो डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो डेल्टा v1, क्या आ जाएगा, रो अपनी जगह पे और डेल्टा v1 जो कि वॉल्यूम है वो हम निकाला है a1 v1 डेल्टा t, यहाँ पर है a1 v1 डेल्टा t हमने पुट कर दिया, तो a1 डेल्टा t, ये देखो डेल्टा m1 रो डेल्टा v1 डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो उससे ये आपके पास आ गया है कि डेल्टा m1 is equal to density multiplied by volume which is delta v1. So rho a1 v1 delta t, now इस डेल्टा t को इस तरफ ले आओ, तो डेल्टा m1 by delta t is equal to rho a1 v1, rho a1, so mass of the fluid flown through area of cross section a1 per unit time is delta m1 by delta t rho a1 v1. So this is the mass of the fluid flown through section a1, ये है वो मास जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 पर फ्लो करता है। Now in a similar fashion, if v2 is the speed of fluid through a2, then distance traveled by fluid while passing through cross section area a2 is delta x2 v2 delta t. So now the volume of the fluid flown through A2 is, जिस तरह ऊपर आपने उसके लिए A1 के लिए किया था, तो डेल्टा V2 A2 डेल्टा x2, and delta x2 here is V2 delta t, so you get V2 delta t, A2 V2 delta t, that is the volume of the fluid flown through A2. Now in a similar fashion, the mass flown through A2 will be delta m2 rho delta V2, and delta V2 here is A2 V2 delta t, so rho A2 V2 delta t, and delta m2 by delta t rho A2 V2, that is equation number 2, that is equation number 2. ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपके पास। जिस तरह आपने ऊपर किया कि जो फ्लूइड डिस्टेंस ट्रेवल करता है थ्रू डेल्टा x1 वो कितना है, v1 डेल्टा t है, इस तरह वॉल्यूम जो फ्लो करता है a1 v1 डेल्टा t है, इसी तरह जो डेल्टा m1 आ जाएगा उससे रो डेल्टा v1, तो रो a1 v1 डेल्टा t, और ये डेल्टा m1 बाई डेल्टा t क्या आ जाएगा, रो a1 v1 आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा m2 बाई डेल्टा t, उसी आर्गूमेंट्स जिस तरह आपने ऊपर के लिए किया, इससे आपके पास आ जाएगा रो a2 v2 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के स्टेटमेंट के मुताबिक
same mass of fluid will pass through every cross-sectional area per unit time. So, the delta m by delta t is equal to delta m2 by delta t. So, here you see delta m1 by delta t, delta m2 by delta t. So, what delta m1 by delta t is rho a1 v1. So, here we write rho a1 v1, and delta m2 by delta t is equal to rho a2 v2. Rho and rho will cancel out. So, we will get a1 v1 is equal to a2 v2, meaning that area of cross section a1 multiplied by speed of the fluid through a1 must be equal to area of cross section a2 multiplied by speed of the fluid through area of cross section a2. प्रोडक्ट उसका सेम रहेगा। यहाँ पर इसका ये मतलब हो गया कि ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो ए वी and you know that V is delta x by delta t. Velocity is equal to delta s by delta t. You have studied in chapter 3. Now delta x by delta t, that is velocity. So a delta x, a multiplied by delta x is equal to volume. A multiplied, so delta v by delta t. From here you see AV is equal to delta v by delta t. That stands for volume. That delta v stands for volume. That is constant, meaning that rate of volume flow of fluid through any cross sectional area is constant. तो आपने देखा कि a डेल्टा x डेल्टा v चेंज इन वॉल्यूम के बराबर है, एंड स्पीड जो है वो डेल्टा x बाई डेल्टा t जो कि हमने पुट कर दिया और इससे आ गया. सो thus the product of speed of the fluid and area of cross section of pipe is always constant, or simply v is equal to constant by a. So speed is inversely proportional to the area of cross section. जहाँ पर area of cross section जो है वो बड़ी होगी, speed of the fluid उस जगह पे कम होगा, और जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटी होगी वहाँ पर स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो आपने देखा कि बर्नौलीज जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो कहता है कि पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी हो सेम मास जो है उसमें फ़्लो करेगा पर यूनिट टाइम. तो आपने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, मास फ्लो को कंपेयर कर दिया, और आपने कैलकुलेट किया था कि ये डेल्टा एम बाई डेल्टा टी जो है ए रो a1 v1 और डेल्टा एम बाई डेल्टा टू किसके बराबर है, रो a2 डेल्टा v2. तो रो कट गया, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और इसी तरह a3 v3 इज इक्वल टू a4 इज इक्वल v4. एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ द फ्लूइड मस्ट बी कांस्टेंट. सो इन जनरल a multiplied by speed of the fluid is equal to constant. So AV is equal to constant. और now ये जो V है डेल्टा x by डेल्टा t के बराबर हैं. आपने पढ़ा है कि स्पीड या वेलोसिटी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर होता है. तो V की जगह डेल्टा x by डेल्टा t लगा दिया. अब A डेल्टा x जो है, A डेल्टा x, ये A डेल्टा x A मल्टीप्लाई ये डेल्टा V के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड के बराबर. किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड के बराबर है. तो डेल्टा V बाई डेल्टा t, तो इसका मतलब है कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट. तो इससे ये मतलब हो गया कि जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बारीक होगी वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगा, जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगी वहाँ पर स्पीड जो है वो कम होगा. अब देखो घर में हुस पाइप नहीं होते जिससे आप क्या करते हो, पानी देते हो, अगर उस पर आप थोड़ा हाथ रख दे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाती है और पानी दूर तक जाता है. फायर ब्रिगेड वगैरह को देखा है आपने, मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपने देखा है. पहाड़ों पे आप देखें जब पाइप चढ़े होते हैं और पानी को ऊपर उठाना होता है तो बारीक पाइप को इस्तेमाल किया जाता है, बड़े पाइप को नहीं, क्योंकि बड़े पाइप का फिर वो फ़्लो उतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता. बारीक पाइप में फ़्लो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है because of the equation of the continuity. Come to the application of equation of continuity. So equation of continuity is used in pipes, tubes and water tapes with the flowing fluids or gases and rivers. Equation of continuity जो होता है पाइप्स में, ट्यूब्स में जो पानी फ्लो करता है या एयर फ्लो करता है उसके लिए क्या होता है,
ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पिक्चर देता है कि सेम मास ऑफ फ्लूइड विल पास थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए पाइप in a unit time. So equation of continuity is mathematical expression of the principle of conservation of mass, जो कि ये कहता है which states that for steady state flow of ideal fluid the influx mass of flow rate of the pipe must be equal to the efflux flow rate of mass. जिस रेशो से ये इन कर रहे हैं उसी रेशो से क्या करता है, आउट करता है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो ये आपने देखा कि मैंने बहुत सी मिसालें, जो दरिया में पानी आप देखें, जो पहाड़ों के ऊपर से पानी आता है तो ऊपर जो होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन खुला होता है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होता है। स्पीड स्लो जो ये स्पीड अप होती जाती हैं तो आप देखते हैं वो बारीक होता जाता है, बारीक होता जाता है, बारीक होता जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। समंदर को अगर आप देख लें, समंदर का जो नीचे वाला सा पानी होता है उसकी फ्लो स्लो होती है तो नीचे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है। जो ऊपर आता है स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो समंदर का ऊपर वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम होता है, यानी यू आया होता है, यू आया होता है, समंदर यू आया होता है, अंदर ज़्यादा फैला हुआ होता है, बाहर जो है वो कम फैला हुआ होता है। तो ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आप जब वाटर टेप को ऑन कर लेते हो तो ज़रा गौर से उसको देखो कि ऊपर का जो पानी है उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगी। जो पानी नीचे आता जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बिकॉज स्पीड ज़्यादा होता जाता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कम होता जाता है। ए वी जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो दैट इज़ अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। अब हम आते हैं कि इसकी और एग्जांपल है। द डीप पार्ट ऑफ द रिवर हैज़ लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया इन कंपैरिजन टू शैलो पार्ट ऑफ द रिवर, thus deep water flows slowly in comparison to shallow water but the volume of the flow rate in both cases are same। ये होता है कि डीप पार्ट जो अंदर वाला पार्ट होता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या होती है, कम होती है। और जो अपर आते हैं शैलो पार्ट होता है वहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम होती है और स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो वाटर फ्रॉम waterfall squeezes as it speed up due to the fact V is inversely proportional to A। जो वाटरफॉल है उससे पानी नीचे आ रहा होता है तो वो स्क्वीज़ होता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता जाता है। बिकॉज जब स्पीड बढ़ती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होती है, घटती है। तीसरा एग्जांपल अगर आप देख लें, वाटर फ्रॉम वाटर टेप स्क्वीजेज इनटू नैरो जेट as it falls down due to this effect equation of continuity। जो मैंने कहा कि पानी का नल का खोल लो तो पानी जब नीचे आता है तो वो बारीक दार की सूरत में आना शुरू हो जाता है, बारीक दार की सूरत में आना शुरू हो जाता है। क्यों वजह होती है, जब स्पीड ज़्यादा होता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है। व्हेन द स्पीड इज़ इंक्रीजिंग देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ स्मॉलर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ स्मॉलर। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आपने डिस्क्राइब कर दिया कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, कि rate of flow of fluid through any cross sectional area is always constant irrespective of the area of cross section bigger or smaller। where the area of cross section is bigger there will be a velocity will be smaller। area of cross section जब छोटी होगी तो velocity क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन हम प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, एरिया ज़्यादा तो वेलासिटी कम। फर्स्ट करें 4 एरिया है और वेलासिटी 2 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 8। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगी, छोटी होगी, 2 हो गई तो वेलासिटी 4 हो जाएगी, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बढ़ती जाती हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ने से स्पीड जो है वो कम होती है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दिस इज़ अबाउट द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दिए गए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के
को आप दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड से भी आप उसको निकाल सकते हो। और वो तरीका जो है आप यहाँ पर देख लें। यूट्यूब का, गूगल का, इन तमाम का शुक्रिया अदा करो और उसको जो जिन्होंने ये मेहनत की हैं उसको सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि उसको उसकी पोटेंशियल्स का सिला भी थोड़ा बहुत मिल सके। तो देखते हैं अब एक छोटा सा 4-5 मिनट का क्लिप अबाउट कैलकुलेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मेथड। आ जाए देखते हैं कि ये। For this lesson in fluid mechanics, I'll be discussing the continuity equation. The learning objective is to define fluid flow and understand how conservation of flow can help one determine fluid velocity or the cross-sectional area of fluid conduits. This will be the first lecture that truly moves out of fluid statics or the science of fluids at rest and into the domain of fluid dynamics or the science of fluids in motion. Let's take a round pipe that serves as the conduit for some liquid, and suppose it varies its size along its course. The fluid here is moving left to right. Fluid flow is defined as the volume of fluid that moves past a certain point per unit time. It is mathematically represented as Q, which for some reason stands for flow, and equals volume divided by time. This is a powerful relationship in itself, but it also leads directly to the focus of this video. We'll take an arbitrarily long section of narrow pipe here, and we'll define the cross-sectional area as area 1, and the length of the section as L1. From what we have just learned, Q1, or the flow of fluid through this segment, will be equal to the volume divided by time. We know that the volume of a cylinder is equal to the cross-sectional area times its height, or in this case, V1 equals A1 times L1. That seems straightforward enough, but look, we can group these a little differently, and length divided by time is a velocity. So this results in the flow through section 1 is equal to the cross-sectional area of section 1 times the velocity of fluid moving through section 1. With identical analysis, if we define a section 2 in the wide part of the pipe, we will quickly determine that Q2 is equal to area 2 times velocity 2. The key realization here is that the flow in section 1, that is how much volume passes through section 1 per unit time, must be equal to the flow in section 2. If these were not equal, fluid would back up somewhere and become very compressed, and this would violate the assumption of elementary fluid mechanics that liquids are non-compressible. So if Q1 equals Q2, then we can say the product of A1 and V1 is equal to that of A2 and V2. This is what's referred to as the continuity equation. This is the simplified form appropriate for non-compressible liquids. You can think of it as a statement of conservation of flow, which is really the law of conservation of mass as applied to moving fluids. That is, what passes through section 1 must pass through section 2. Volume of fluid isn't lost or created somewhere in between the two. Compressible fluids also have a continuity equation, but it's a bit more cumbersome and with few applications outside of physics and engineering. Let's do two examples. Suppose we have a fire hydrant and we hook up a fire hose and turn it on. The radius of the outlet of the hydrant is 2 centimeters and water is passing through it at 4 meters per second. The radius of the nozzle is 1 centimeter. Given all of that, what will be the velocity of water as it exits the nozzle? Sounds like a continuity equation problem, so we'll start with area 1 times velocity 1 equals area 2 times velocity 2. The areas are pi r squared. Substitute in our known values and pi cancels. This leaves us with a velocity of 16 meters per second. Let's take an example that has a little more of a medical aspect. In an adult, the aorta's radius is normally 1.5 centimeters, and blood moves through it at an average speed of 30 centimeters per second. If the typical capillary has a radius of 5 times 10 to the negative 6 meters,
and blood passes through them with a velocity of 0.1 centimeters per second, approximately how many capillaries are in the body? Again, another continuity equation problem. In this case, area 1 is the cross-sectional area of the aorta, and velocity 1 is the average speed of blood in the aorta. But what is area 2? It is the total cross-sectional area of all capillaries, which is the cross-sectional area of one capillary times n, where n is the total number of capillaries. Substitute in the known values. Pi cancels out, and solve for n. To make the arithmetic just a little more manageable, we can distribute the second power and rearrange terms. And with the help of a calculator, we determine that there are approximately 2.7 times 10 to the 9th capillaries in the body. The continuity equation is used in other places in medicine, most prominently in the field of echocardiography, which is the study of ultrasounds of the heart, where it is routinely used to calculate the area of abnormal heart valves. Okay, तो आपने ये देख लिया कि equation of continuity है. How interesting these lectures are. If you watch it for 4 or 5 minutes, that will clear your brain about the physics. So do try to utilize these videos for your for the enhancement of your knowledge. That will give you good know-how of the physics, a good know-how of the physics. So kindly produce a spirit of watching such type of videos with dedication, devotions, and having emotions to learn physics. ये आपने देखा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के फ़ायदे क्या हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या, और डेली लाइफ में हमने पका फायर ब्रिगेड हो, फायर ब्रिगेड में होता है कि वहाँ पर नोज़ल्स होते हैं. आप देखते हैं पानी जब जाता है, वैसे तो अगर पाइप खुला हुआ है तो पानी थोड़ा सा जाएगा ऊपर तो फिर नीचे आएगा, लेकिन जब नोज़ल लगा होता है तो वो सेवरल मीटर्स तक जो है वो पानी ऊपर उठाने में हेल्प करता है. और इस तरह फायर ब्रिगेड वाले जो हैं वो आग को क्या कर देते हैं, बुझा देते हैं. तो इसी तरह नंबर ऑफ थिंग्स इन विच इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैन बी यूज्ड. दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज. थैंक यू वेरी मच, और गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड प्रे फॉर मी एंड माय हेल्थ एंड माय फैमिली एंड द हेल्थ ऑफ माय फैमिली. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. अल्लाह खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे. नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करते जाओ, कंजूसी से काम